नो एनी मोनेरा रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी मोनेरा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने कहा बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द थ्री प्रोसेस दैट इज द प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ऑल दीज प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ रेगुलर सीक्वेंस। एक निश्चित क्रम में होता है। while in case of the monoran only plasmogamy takes place, that is why the sexual reproduction operated in bacteria or in other monorans is called as genetic recombination। इसलिए इसमें क्या नाम देते हैं? इसको genetic recombination कहते हैं। और आपने कहा this genetic recombination is done by means of three method, तीन विधियों के द्वारा होता है, जिसका आपने नाम कहा था conjugation, transformation and transcription। तो एक एक को हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं conjugation। ये बताइए कि मैकेनिज्म तो आप लोग पढ़े, मैकेनिज्म बताने की जरूरत है? जो डायग्राम प्रोसेस जैसे होता है बताने की जरूरत है? ऐसे छोड़ के चले? आप लोग पढ़े होंगे ना? शॉर्ट में लिखा दीजिए कि इसमें जो है साइटोप्लाज्म का ये लिखिए मुझे बताना ही पड़ेगा, मुझे बताना ही पड़ेगा। लिखिए conjugation was first of all discovered by Lederberg and Totem, 1946 in Escherichia coli bacteria, तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि किसने डिस्कवर किया? तो आपने कहा कि कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी सबसे पहले लेडरबर्ग और टॉटम ने 1946 में इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में किया था। while its detailed study was done by इसकी डिटेल स्टडी किसने की थी? डन बाय Ullmann and Jacob in 1956। ठीक है, जबकि इसका विस्तृत अध्ययन Ullmann और जैकब ने 1956 में किया। क्लियर हो गया बात? तो ये तो क्लियर हो गया कि किसने डिस्कवर किया, किसने इसकी स्टडी की। तो अब बात उठता है कि कॉन्जुगेशन है क्या, है ना? तो लिखेगा द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज जेनेटिक मटेरियल क्या है? दैट इज डीएनए, है ना? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए फ्रॉम one bacterial cell to another bacterial cell। आगे क्या जोड़ देंगे कि कॉन्जुगेशन हो जाएगा? आप बताइए। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। आप कभी कभी प्रकट होते हैं क्या? तो फिर अब कहाँ आ गया? वही पढ़ते। देखिए, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। कैसे? तो मैंने बताया था, आपको याद होगा कि देखिए, जो ग्राम्स निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें सेक्स पाइलियस या फिम्बरी होती है, और सेक्स पाइलियस और फिम्बरी क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा?
कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा होगा, है ना। तो आपने कहा द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल बाय मींस ऑफ conjugation tube is referred as conjugation, है ना। तो आपने कहा जेनेटिक मटेरियल डीएनए का एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में स्थानांतरित होना, और किसके द्वारा स्थानांतरित होना? कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा स्थानांतरित होना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं? thus it only occur in ग्राम्स निगेटिव बैक्टीरिया। इसलिए यह क्या होगा? केवल ग्राम्स निगेटिव बैक्टीरिया में होगा, क्योंकि सेक्स पाइलियस और फिमरी कहाँ होता है? आपके ग्राम्स निगेटिव बैक्टीरिया में। तो इसलिए आपने कहा कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये तो आप ध्यान रखिएगा, जो कि केवल ग्राम्स निगेटिव बैक्टीरिया में होगा। Thus it only occur in ग्राम्स निगेटिव बैक्टीरिया। अब ये कॉन्जुगेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। कॉन्जुगेशन is of two types। दो तरह के कॉन्जुगेशन होंगे। कौन कौन से? देखिए, पहला है कॉन्जुगेशन बिटवीन F प्लस डोनर मेल सेल एंड F माइनस रेसिपिएंट फीमेल सेल के बीच, ठीक है। और दूसरा है कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR डोनर मेल सेल एंड F माइनस रेसिपिएंट फीमेल सेल के बीच, है ना। तो दो तरह से कॉन्जुगेशन होता है। एक है F प्लस डोनर मेल सेल और F माइनस रेसिपिएंट फीमेल सेल के बीच, और दूसरा है HFR डोनर मेल सेल और F माइनस रेसिपिएंट फीमेल सेल के बीच, ठीक है। तो हम पहला वाला कंडीशन देखते हैं, कॉन्जुगेशन बिटवीन F प्लस डोनर मेल सेल एंड F माइनस रेसिपिएंट फीमेल सेल के बीच। लिखाने से अच्छा है कि डायग्राम में ही आपको सारी चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब चूंकि बैक्टीरिया तो आपका प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई सेक्स ऑर्गन तो है नहीं कि किसको आप मेल कहेंगे किसको फीमेल कहेंगे। तो सीधी सी बात है, मोटी मोटी बात है कि जो डोनर सेल होता है उसको हम मेल सेल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, और जो रेसिपिएंट सेल होता है उसे हम लोग फीमेल सेल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, फीमेल सेल की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, है ना। तो पहला कंडीशन देखते हैं हम लोग, कॉन्जुगेशन बिटवीन F प्लस डोनर मेल सेल एंड F माइनस रेसिपिएंट फीमेल सेल। बिठाएं, बिठा दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, अब बात उठता है कि भाई ये F प्लस डोनर मेल सेल क्या है ना। आप लोग जानते सब हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कल को आपको पढ़ाने को ही हो जाए तो उसको देखिए। सपोज कीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। और देखिए ये इसका अपना क्रोमोसोम है, ये इसका अपना क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक सेल जो है इसमें एक चीज मिल रहा है, ये इसको हमने कहा है ये है आपका F प्लस डोनर मेल सेल। क्यों इसको मैंने F जो है डोनर मेल सेल कहा? देखिए ये तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, आपका बैक्टीरियल सेल है, ये आपका बैक्टीरियल सेल है
और इन दोनों बैक्टीरियल सेल में अपना अपना इनका बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। बोलिए, बैक्टीरियल क्रोमोसोम दैट इज डीएनए, ये है। अब इसमें को हमने F प्लस डोनर कहा, इसको हम कह रहे हैं F माइनस रेसिपिएंट फीमेल सेल। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए जो डोनर सेल है इसके पास एक चीज मौजूद है। क्या मौजूद है इसके पास? इसके पास है F फैक्टर। F फैक्टर क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं, वेरी गुड, फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मिड डीएनए, है ना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स होते हैं प्लाज्मिड, और आपने कहा कि ऐसा प्लाज्मिड जिसके प्रेजेंस में इस बैक्टीरियल सेल की फर्टिलिटी पावर बढ़ जाए। बात समझ? ऐसा प्लाज्मिड बहुत तरह के होते हैं, आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैं पढ़ाऊंगा या आप लोग पढ़े भी होंगे, समझे ना। प्लाज्मिड बहुत तरह के होते हैं, तो उसमें से एक प्लाज्मिड ऐसा है जिसके प्रेजेंस में इस बैक्टीरियल सेल की फर्टिलिटी पावर क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। तो इसके पास ये सेल मौजूद है। अब देखिए अगर इन दोनों के बीच कॉन्जुगेशन हो, है ना, अगर इसके बीच कॉन्जुगेशन हो, ठीक, तो यहां पर क्या बना भाई? ये क्या चीज है? कॉन्जुगेशन ट्यूब बना ना, कॉन्जुगेशन ट्यूब है। हो गया इतना, तो आगे की बात करते हैं। गया ना। हो गया। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यह एफ फैक्टर क्या कर रहा है? डीएनए तो रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेट कर रहा है, और रेप्लिकेट कर रहा है तो भाई कैसे कर रहा है? आपने पहले ही कहा था अगर प्रोकैरियोट है तो कैसा डीएनए है? सर्कुलर। अगर यूकैरियोट है तो कैसा डीएनए है? लीनियर डीएनए। मैंने बताया था कल आपको। तो अब ये डीएनए चूंकि इधर देखिए सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो कैसे रेप्लिकेट करेगा भाई? ऐसे ना घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, बोलिए
ये ऐसे घूमेगा तो कैसे करेगा? बाय रोलिंग सर्किल मेथड। रोलिंग सर्किल मेथड से ये क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करेगा तो इधर देखिए, आपको पता है रेप्लिकेशन का डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसका कुछ हिस्सा ये देखिए, ये टूट करके इसमें आ जाएगा, इसका कुछ हिस्सा फैक्टर का टूट के इसमें आ जाएगा। तो और इसके बाद ये दोनों सेल अलग हो गए। जब दोनों सेल अलग हो गए तो ये तो आपका क्या है? F प्लस डोनर मेल सेल है, और ये क्या है भाई? ये क्या है? अरे ये आपका F प्लस डोनर मेल सेल है, और ये क्या दूसरा क्या है? F माइनस रेसिपिएंट फीमेल सेल है। लेकिन यहाँ अब F माइनस इसके पास प्लाज्मिड डीएनए आ गया है, ये हो गया F प्लस रेसिपिएंट फीमेल सेल। अब आप देखिए नेक्स्ट टाइम जब कॉन्जुगेशन होगा, कैरेक्टरिस्टिक बदल गई। नेक्स्ट टाइम जब कॉन्जुगेशन होगा, देन दिस सेल इज बिहेव्स लाइक अ मेल सेल। अगली बार जब कॉन्जुगेशन होगा ना, तो ये सेल कैसे बिहेव करेगा? मेल सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये जो प्रोसेस, इसीलिए इसको आपने माइनस से क्या कहा? प्लस हो गया, F प्लस रेसिपिएंट। तो ये जो कॉन्जुगेशन है आपका F प्लस डोनर और F माइनस रेसिपिएंट। क्लियर हो गया? अब दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग। कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR डोनर मेल सेल and F minus recipient फीमेल सेल। देखिए अब इसमें क्या होता है भाई? देखिए एक HFR डोनर मेल सेल है, एक F वायरस रेसिपिएंट सेल है। अब HFR मतलब हो गया हाई फर्टिलिटी फैक्टर। F मतलब क्या हुआ था? फर्टिलिटी फैक्टर। HFR मतलब हो गया हाई फर्टिलिटी फैक्टर। तो हाई फर्टिलिटी फैक्टर कैसे हो जा रहा है भाई? अब देखिए
ले लो ना, ले लो क्लास में। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। इस तरह की जो क्लास में आकर थोड़ा सा तो इसमें लेट नहीं चाहिए। ये सब जेनेटिक्स है ना, तो इसमें तो अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। रोलिंग मेथड तो ऊपर में हो जाता है, ये दूसरा वाला ये प्रोसेस है क्या? नीचे वाला दूसरा प्रोसेस है या उसी का पार्ट? नहीं, ये दूसरा प्रोसेस ही दूसरा अभी समझा दे रहे हैं आपको। आपको लेट चाहिए नहीं है समझ में आ रहा, अभी बता दे रहे, कुछ समझ में आ जाएगा। अरे लक्की कहाँ गए भाई? आज सर कुछ काम से चले गए। लकी व्यक्ति गायब हो जाता है। सुबह ही गया है सर, बोला तो सामने। पढ़ने में ध्यान नहीं दे। नहीं सर, वो अपने रूम में अपना पढ़ता है। पढ़ता है वो तो अपने रूम में, किसी बहाने में नहीं करता है, अपना पढ़ता है। देखिए मौका अभी सुनहरा है। हो गया? हो गया ना? देखिए आप नहीं आए इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहा हूँ। मैंने कहा कि कॉन्जुगेशन जो है इसकी डिस्कवरी लेडरबर्ग और टॉटम ने किया था।
लेडरबर्ग टॉटम ने 1946 में किया और इसका डिटेल स्टडी और किसमें किया तो ई कोलाई बैक्टीरिया में, इश्चेरिचिया कोलाई में, ठीक है। और इसकी डिटेल स्टडी जो है वह कूलमैन और जैकब ने 1956 में। कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होगा क्योंकि उसमें सेक्स पाइलेस या फिम्बरी होता है जो कि कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में मदद करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए का एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल में ट्रांसफर होना किसके द्वारा? कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा ही हमको उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है F प्लस डोनर मेल सेल और F माइनस रेसिपिएंट फीमेल सेल के बीच, जो ऊपर आपने बनाया है ये आपका F प्लस डोनर मेल सेल है, ये F माइनस रेसिपिएंट फीमेल सेल है। होता क्या है, जो डोनर सेल होते हैं, डोनर किसको, जो डोनर होता है उसको हम लोग मेल सेल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो जो डोनर होता है उसके पास एक फैक्टर है जिसे कहते हैं F फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर या प्लाज्मिड डीएनए या फैक्टर रेसिपिएंट सेल में नहीं मिलता। क्लियर हो गई बात? अब इन दोनों के बीच जब कॉन्जुगेशन होगा और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा तो यह F फैक्टर रेप्लिकेट करेगा, यानी डीएनए तो रेप्लिकेट करेगा और सर्कुलर डीएनए तो कैसे रेप्लिकेट करेगा भाई? रोलिंग सर्किल मेथड। अब रोलिंग सर्किल मेथड से जब रेप्लिकेट करेगा तो इसका कुछ हिस्सा इसमें आ जाएगा, तो डोनर सेल तो यह है ही, लेकिन अब इसमें आ गया तो ये भी F माइनस से अब क्या हो गया? F प्लस रेसिपिएंट सेल हो गया और नेक्स्ट टाइम जब ये कॉन्जुगेशन करेगा तो ये मेल सेल की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। दूसरा जो फंडा है वो ये है कि HFR डोनर मेल सेल और F माइनस रेसिपिएंट फीमेल सेल के बीच। HFR मतलब क्या होता है? हाईली फर्टाइल फैक्टर, ज्यादा फर्टिलिटी पावर दे देगा इस सेल को। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, जो रेड कलर वाला देख रहे हैं, इट ऑलरेडी अकर इन इंटीग्रेटेड फॉर्म विद द न्यूक्लियोइड डीएनए। ये पहले से ही इनके न्यूक्लियोइड डीएनए में इंटर किए रहता है, इसलिए इसको क्या कर देगा? ज्यादा फर्टाइल कर देगा और ज्यादा फर्टाइल कर देगा, इसलिए आपको आपने कहा HFR डोनर मेल सेल और ये रेसिपिएंट सेल। अब देखिए इसके बीच में कॉन्जुगेशन होगा और जब कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब जब बना, यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए था, ये रेप्लिकेट कर रहा था और यही टूट के जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? न्यूक्लियोइड डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, नॉट प्लाज्मिड डीएनए। हियर द न्यूक्लियोइड डीएनए रेप्लिकेट बाय रोलिंग सर्किल मेथड एंड द फ्रैगमेंट ऑफ न्यूक्लियोइड डीएनए विल ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट सेल। जो न्यूक्लियोइड डीएनए है इसी का हिस्सा टूट करके कहाँ जा रहा है? रेसिपिएंट सेल में। तो देखिए ये जो फ्रैगमेंट है किसका फ्रैगमेंट है? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ डोनर सेल। ये ग्रीन कलर वाला क्या है? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ डोनर सेल। डोनर सेल को हमने इसको क्या कहा? दैट इज एक्सोजीनोट। एक्सोजीनोट है ना भाई, भाई बाहर से आया हुआ है ना, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोजीनोट कहेंगे। और इसका खुद का जो डीएनए है वो क्या कहलाएगा? इंडोजीनोट। बोलिए, तो एक्सोजीनोट जब इंडोजीनोट में प्रवेश करेगा तो दो अलग प्रकार के डीएनए के फ्रैगमेंट मिल गए तो क्या बना देगा? हेटेरोजीनोट। तो आपने क्या कहा? एक्सोजीनोट इंटर इनटू द इंडोजीनोट एंड फॉर्मिंग हेटेरोजीनोट। और हेटेरोजीनोट बना देगा तो भाई अब इसको मान लीजिए आप यहाँ बैठिए तो मैं ऐसे आपको बैठ के जाऊंगा, आपको हटाएंगे तब बैठेंगे। ये डीएनए कैसे यहाँ पे इंटर करेगा? जब ये कुछ हिस्सा टूट करके इसका नीचे गिर जाएगा तब नहीं इस पे जाएगा। तो ये जो फ्रैगमेंट है, ये जो फ्रैगमेंट देख रही है, दिस इज द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ रेसिपिएंट सेल का डीएनए है। अब ये जो है F माइनस सेल से कन्वर्ट हो गया F प्लस रेसिपिएंट सेल में, और नेक्स्ट टाइम ये कैसे करेगा? HFR डोनर मेल सेल की तरह जो है वो एक्ट करेगा। नेक्स्ट टाइम ये कैसे एक्ट करेगा? HFR डोनर मेल सेल। ये हो गया आपका कॉन्जुगेशन। दूसरा हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। कौन डिस्कवर किया था? ग्रिफिथ ने। किसमें किया था?
डिप्लोकोकस न्यूमोनिस है। लिखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन was discovered by Griffith 1928 in Diplococcus pneumoniae bacteria. In Diplococcus pneumoniae bacteria, ब्रैकेट में लिखिएगा नाउ नोन एज, अभी इसको क्या कहते हैं, नाउ नोन एज न्यूमोकोकस न्यूमोनी, नाउ नोन एज न्यूमोकोकस न्यूमोनी, और इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, और इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। तो ग्रिफिथ ने 1928 में इसकी डिस्कवरी डिप्लोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में किया। कॉन्जुगेशन तो नेचुरली हो जाता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन भी नेचुरली होता है बैक्टीरिया? हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? लिखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन इज अ इन विट्रो कल्चर टेक्निक, is a in vitro culture technique। इन विट्रो कल्चर टेक्निक समझते हैं? इन विट्रो मतलब जब कोई एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी के भीतर होता है तो उसे इन विट्रो बोलते हैं, और जब हम कोई एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी, पूछ लेता है ये एग्जाम का क्वेश्चन है, और जब हम कोई एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी के बाहर करते हैं तो उसे इन वीवो बोलते हैं। जी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिज्म ले हैं, हम प्लांट नहीं ले सकते, हम कोई दूसरा केमिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आई विल से दैट व्हेनेवर वी परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट इनसाइड टू द लेबोरेटरी, देन दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज इन विट्रो। सपोज यू परफॉर्म द सैम्पलिंग ऑफ द प्लांट्स एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज ओनली पॉसिबल आउटसाइड टू द लेबोरेटरी, इट इज अ फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो जब आप लेबोरेटरी के बाहर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? इन वीवो, और जब लेबोरेटरी में करते हैं तो उसे इन विट्रो, ठीक है? तो आपने क्या कहा? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ इन विट्रो कल्चर टेक्निक दैट इज नॉट पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशन। कभी भी जो है नेचुरल कंडीशन में ये नहीं होता, याद रखिएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशन, ठीक है? पहला चीज कहते लिखे द डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, द डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, द डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया occur in two form, दो फॉर्म में मिलते हैं ना? occur in two form, दो फॉर्म में मिलते हैं। कौन कौन से? एक है आपका वीरुलेंट, और इसी को क्या बोलते हैं? पूछा जाता है किसको पैथोजेनिक कहते हैं? वीरुलेंट और पैथोजेनिक फॉर्म, समझ गए ना? जो वीरुलेंट होगा वही रोगजनक होगा, दैट इज वीरुलेंट और पैथोजेनिक फॉर्म। और दूसरा क्या है? ए विरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक फॉर्म, समझ गए?
तो जो ये जो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है वो दो फॉर्म में मिलता है, एक रोगजनक स्वरूप में और दूसरा अरोगजनक स्वरूप में। इसे विरुलेंट या पैथोजेनिक बोलते हैं, और ए विरुलेंट मतलब नॉन पैथोजेनिक होता है। अब देखिए यहीं से पूरी एक्सपेरिमेंट शुरू हो रही है, क्या क्या कैसे हो रहा है, और यहीं से आप प्रूव कर सकते हो। आप पढ़ाते हो या पढ़ते हो, आप लोग भी पढ़ाते होंगे, बच्चों को बताते होंगे हाउ यू विल प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना, बाय मीन्स ऑफ द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। यू विल क्लियरली तो मान लीजिए हर से पूछ लेगा कि किसने क्लियरली ये प्रूव किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो वो हर्से एंड चेज था, हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था। लेकिन ये बाय मीन्स ऑफ द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट यू विल आल्सो प्रूव दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। हाउ आई विल शो हियर, लुक एट इट। तो मैंने कहा आपको कि ये दो फॉर्म में मिलेगा, विरुलेंट और ए विरुलेंट फॉर्म में। तो लिखिए पहला चीज कहते हैं व्हेन any a virulent strain of bacteria, when any a virulent strain of bacteria absorb to the naked DNA of virulent strain, then it also transform into virulent strain, है ना। अब देखिए मैंने क्या कहा आपको, ध्यान से समझिए, और यहीं से मैं आपसे कंक्लूजन निकलवाऊंगा आगे एक्सपेरिमेंट में। है ना। तो क्या कहे थे ग्रिफिथ,
देखिए, तो ग्रिफिथ ने यही कहा ना, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कहे थे, When any a virulent strain of bacteria, ये कौन सा स्ट्रेन है? ए विरुलेंट स्ट्रेन है, मतलब कैसा स्ट्रेन है? नॉन पैथोजेनिक है। एब्जॉर्ब द नेकेड डीएनए ऑफ विरुलेंट स्ट्रेन, किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? विरुलेंट स्ट्रेन के नेकेड डीएनए, यानी पैथोजेनिक डीएनए। तो एब्जॉर्प्शन से पहले एड्जॉर्प्शन होगा, तब एब्जॉर्प्शन होगा, समझ रहे ना? तो एब्जॉर्प्शन आफ्टर एड्जॉर्प्शन। तो इसके डीएनए में जो कि नॉन पैथोजेनिक था, इसमें यदि पैथोजेनिक का डीएनए आके जुड़ गया तो यह स्ट्रेन ए विरुलेंट से किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? विरुलेंट में। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को ना आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, रूपांतरण। क्या रूपांतरण हो रहा है? ए विरुलेंट स्ट्रेन का विरुलेंट स्ट्रेन, पैथोजेनिक आगे लिखेगा। देखिए, द विरुलेंट स्ट्रेन, the virulent strain have कैप्सूल लेयर। मैंने बताया था ना, जो विरुलेंट होगा कैप्सूलेटेड होगा, और ये भी बताया था कि हमेशा ग्राम्स निगेटिव ही पैथोजेनिक होगा, पॉजिटिव नहीं। तो virulent strain have capsule layer around their cell wall, hence appear smooth, इसलिए वो चिकने होंगे। hence appear smooth, so called as, जिसे अब हम क्या कह देंगे? तब समझ ही गए होंगे आप लोग, सो कॉल्ड एज एसिस्ट्रेन। बोलिए, क्योंकि स्मूथ है, चिकना है, सेल वॉल कैप्सूल लेयर के कारण, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एसिस्ट्रेन, हेंस कॉल्ड एज एसिस्ट्रेन। while ए विरुलेंट स्ट्रेन, अब ए विरुलेंट की बात कर रहे हैं ना, while ए विरुलेंट स्ट्रेन, आप बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं। While a virulent strain, lack capsule layer, इनमें कैप्सूल लेयर नहीं होता, lack capsule layer, hence appear rough, इसलिए छुओगे तो उसका सेल वॉल कैसा होगा? रफ होगा। hence appear rough, so called as, इसलिए क्या कर देंगे? hence called as R strain। बोलिए, hence called as R strain, full stop। देखिए, the Griffith perform his experiment, परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट कहाँ किया था? इसके ऊपर। द ग्रिफिथ परफॉर्म हिज, हाँ सही कह रहे हैं, परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन माइस, चूहिया पे किया था, चूहा पे नहीं, माइस पे किया था। परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन माइस विद द हेल्प ऑफ ए विरुलेंट एंड विरुलेंट स्ट्रेन, with the help of a virulent and virulent strain, with the help of a virulent and virulent strain. The experiment of Griffith is given below. The experiment of Griffith is given below. The experiment of Griffith is given below. देखिए क्या क्या लिया था, आप खुद ही देखिए। पहला था आपका ए विरुलेंट स्ट्रेन
क्यों भाई? या आपने इसी को कहा था क्या? नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन, बोलिए, कहे थे ना? या इसी को आपने क्या कहा था? आर स्ट्रेन, यही कहा ना? ए विरुलेंट स्ट्रेन या नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन या आर स्ट्रेन। इसको इन्होंने क्या किया? इंजेक्टेड इन माइस, माइस में इंजेक्ट करा दिया। रिजल्ट क्या मिलेगा? नहीं, रिजल्ट क्या मिलेगा? मैं आपके अंदर कोई चीज इंसेक्ट करा दूं जो कि नॉन पैथोजेनिक है, तो आप पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो क्या होगा यहाँ पर? रिजल्ट मिलेगा माइस एलाइव, चूहिया जीवित थी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बोलिए भाई। दूसरे कंडीशन में इन्होंने लिया विरुलेंट स्ट्रेन और पैथोजेनिक स्ट्रेन, बोलिए, या एस स्ट्रेन। यही था ना? क्यों मैडम? यही था ना? ठीक है, आपकी एक फ्रेंड नहीं आई। अच्छा, तो विरुलेंट स्ट्रेन या पैथोजेनिक स्ट्रेन या एस स्ट्रेन। तो इसको फिर उन्होंने क्या किया? इंजेक्टेड इन माइस, इंजेक्टेड इन माइस। रिजल्ट क्या मिलेगा? माइस डाइड, चूहिया मर गई, है ना? मर गई ना? रोग उत्पन्न करते मर जाएगी। अब तीसरा कंडीशन इन्होंने लिया क्या? हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन, इंजेक्टेड इन माइस। अब बताइए आप लोग रिजल्ट। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? मर जाएगी। अरे कैसे? अब ना हमारा देश तरक्की कर गया तो बहुत सारे डिस्पोजल नीडल बनने लगे। पहले तो यही होता था कि एक ही नीडल से कई लोग को इंजेक्शन लगा देते थे। क्या करते थे? उसको पानी में उबाल लेते थे, तो नहीं, और उबाल लेते थे, और उबालने के बाद फिर एक को लगाया, दूसरे को इंजेक्शन लगा, फिर उबाला, तीसरे को लगाया। क्यों उबाल लेते थे? क्योंकि उसके जर्म्स मर गए। अब बताइए, बर्ड फ्लू फैला, 1 रुपया में भी मुर्गा मुर्गी कोई नहीं खरीद रहा है, सब फेंक दे रहा है। जितने चालाक लोग थे खूब मुर्गा है ना? कहे जान रहा है कि हम भारतीय हैं, अभी तुरंत कुकर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मारेंगे 3 सीटी, सब जर्म्स मर जाएंगे। खा ले, कोई दिक्कत नहीं। हम फॉरेनर थोड़ी है कि रोस्टेड चिकन खाएंगे। अब मसाला लगा के सीख में नीचे टांग दिया, नीचे आग लगा दिया और पक रहा, वो पूरा थोड़े पकेगा, उसमें जर्म्स रहेगा। जहाँ कुकर में चढ़ा समझ रहे ना? तो अब ये क्या हुआ? हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन कर दिया, इंजेक्टेड इन माइस। तो रिजल्ट फिर मिलेगा माइस एलाइव, चूहिया जीवित थी। इंटर पढ़ा से लड़का का सर मर गई तो चिंता कैसी? करे बेवकूफ तू सर आ गया था। चलो वैसे ही से प्रश्न पूछ देते हैं। अच्छा देखिए, तो अब देखिए उसके बाद चौथे में क्या किया उन्होंने? हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन प्लस ए विरुलेंट स्ट्रेन इंजेक्टेड इन माइस। आप लोग बताइए अब क्या होगा? मर जाएगी। कैसे? हमने हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन लिया है और ए विरुलेंट स्ट्रेन लिया है। सर ये वायरुलेंट भी है, प्लस में वायरुलेंट भी है। ये विरुलेंट है। तो क्या होगा? तो नाम जिंदा रहेगी। अरे मैंने शुरू में ही कहा ना कि भाई आप
किसी बैक्टीरिया को, किसी ऑर्गेनिज्म को मारने का मतलब उसके सेल वाल को, उसको ब्रेक कर सकते हो, है ना। डीएनए थोड़े मरता हमारा आपका, इसीलिए कहते कर्म अच्छे कीजिए, है ना। हमारा डीएनए हमारे प्रोजनी उसके से उसके प्रोजनी, उसके से उसके प्रोजनी में जाएगा। डीएनए कहीं मरा है? हम जो कैरेक्टर एडाप्ट कर रहे हैं वो हमारी संतान में, उससे उसकी संतान में, उसके उससे संतान में जाएगी। डीएनए कभी नहीं मरता। और जैसा आप कैरेक्टर एडाप्ट करेंगे वही कैरेक्टर जाएगा डीएनए के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अरे एक फिल्टर बेचने वाला आ गया, तो हम टाइम पास यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मैंने बताया आपको। तो आया बेचने, तो हम उसका मजा लेने के लिए उन्होंने कहा कि भैया कैसा क्या है तुम्हारे फिल्टर पे खासियत? कहा सर ये RO विथ UV है। हमने कहा UV क्या होता है? हम ऐसे मजा लेते तो जान ही रहे थे, तो क्लास नहीं था, टाइम पास करना था। बोले सर UV रेज इसमें पास होता है, जो भी आपके प्रोटोजोअन्स बैक्टीरिया आएंगे उसको किल कर देगा, प्योर वाटर मिलेगा। हमने कहा अच्छा बताओ कि किल कैसे कर देगा? भूत करेगा, उसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा, डीएनए को तोड़ देगा। मान लो कि ये अमीबा है, इस अमीबा का यह डीएनए है और इसको इसने तोड़ दिया। अभी तक तो ये अमीबा कोई रोग नहीं उत्पन्न कर रहा था, अब टूटा हुआ डीएनए जो है पैथोजेनिक फॉर्म का हो जाए और हमको रोग उत्पन्न कर दे, जिसकी आज तक डिस्कवरी ही ना हो, तो वैसा पानी का है लेकर थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके और तब हमको बताना, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या किया आपने, हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन है, और इसको तो मैंने शुरू में ही आपने कहा व्हेन नेकेड हो गया ना, डीएनए एक्सपोज हो गया, लेकिन जब वह विरुलेंट स्ट्रेन का डीएनए ए विरुलेंट के डीएनए से जुड़ जाएगा, जो कि डायग्राम में आपने कहा था, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैथोजेनिक स्ट्रेन में ना। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा? माइस डाइड, चिड़िया मर जाएगी। और इन्होंने फिर वही किया लास्ट में, इसीलिए माइस लिया था क्योंकि उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो लास्ट में उन्होंने जब डाइड माइस लिया और आइसोलेट किया इससे, तो क्या मिल जाएगा आपको? विरुलेंट स्ट्रेन, है ना। जबकि इसने विरुलेंट स्ट्रेन डाला नहीं था उसके अंदर, डाइड माइस से आइसोलेट करने पर उसको क्या मिल गया? विरुलेंट स्ट्रेन। यही का एक्सपेरिमेंट है। तो कैरेक्टर लेके चला ना, प्रूफ हुआ ना डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो लिखिएगा कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? कंक्लूजन, देखिए, on the basis of above experiment, on the basis of above experiment, Griffith concluded that Griffith concluded that only virulent strain is pathogenic in nature. Only virulent strain is pathogenic in nature. And when any सब तो ऊपर बताया दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिखिए पैथोजेनिक इन नेचर विच प्रूव, सीधे करिए विच प्रूव द जेनेटिक नेचर ऑफ डीएनए। नेचर तक ही लिखना, उसके बाद लिखेगा विच प्रूव द जेनेटिक नेचर ऑफ डीएनए। तो बता दिया था ऊपर में कि जब ये विरुलेंट स्ट्रेन वाला एक नेकेड डीएनए को एब्जॉर्ब करेगा तो उसको कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर बताइए।
तो उसको बताइए। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन देखिए, डिस्कवर्ड बाय अजी बोलिए, जिंडर एंड लेडरबर्ग, जिंडर एंड लेडरबर्ग 1952, जिंडर एंड लेडरबर्ग 1952 इन जिंडर एंड लेडरबर्ग 1952 इन साल्मोनेला, जी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में इसको इन्होंने डिस्कवर किया था। देखिए, व्हाइल इट्स डिटेल्ड स्टडी was done by, डिटेल स्टडी कौन दिया था? Done by Avery MacLeod and McCarthy, Avery MacLeod and McCarthy, Avery MacLeod and McCarthy। देखिए, इन ट्रांसडक्शन we transfer the DNA in transduction we transfer the DNA from one bacterial cell to another bacterial cell। We transfer the DNA from one bacterial cell to another bacterial cell by attacking the bacteriophage virus, समझ गए? बैक्टीरियोफेज वायरस से अटैक करा के ट्रांसफर करते हैं, बाय अटैकिंग द बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इस प्रकार से डेफिनेशन क्या हो गया? देखिए, 10 द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, 10 द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, 10 द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए from one bacterial cell to another bacterial cell, from one bacterial cell to another bacterial cell by means of, from one bacterial cell to another bacterial cell by means of bacteriophage virus, by means of bacteriophage virus is called as transduction। By means of bacteriophage virus is called as transduction। तो मैंने कहा कि इसमें हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस का जो है यूज करेंगे, और हमेशा याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वह हमेशा सभी पे नहीं अटैक कर सकता, वह हमेशा किस पे? ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करता है। पूछता है वह क्यों गंगा का पानी बहुत दिनों तक रखने पे सड़ता नहीं है? बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ई कोलाई पे अटैक करता है। ई कोलाई क्यों अधिक?
क्यों इकोलाई अधिक? क्योंकि हमारा आपका इंटेस्टिनल फ्लोरा जो है वो इकोलाई मेंटेन करता है। हमारे इंटेस्टाइन में कौन बैक्टीरिया है? इकोलाई बैक्टीरिया है, जो कि आपके फेसेस के साथ, मल के साथ बाहर निकलता है और डिस्चार्ज जब होता है, सीवेज डिस्पोज ऑफ होता है वाटर बॉडीज में या किसी भी तरह में, उसकी संख्या अधिक होती है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो मतलब बैक्टीरियोफेज वायरस है, उसकी सहायता से हम अटैक करा करके हम जब डीएनए को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कराएंगे, इसे हम लोग ट्रांसडक्शन कहेंगे। अब ये ट्रांसडक्शन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होंगे? दो तरह के। वो आज नहीं हो पाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। दो तरह के होते हैं। एक होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, है ना? अब जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या है? सपोज कीजिए ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और इस बैक्टीरियल सेल में ये इसका क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स हैं। मान लीजिए जीन्स ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सपोज कि ये इस तरह से जीन्स है। अब आपने अटैक करा करके रैंडमली कोई भी जीन जो है वह दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करा दिया, ये जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। लेकिन जब हमारा मोटिव हो जाए कि हम केवल बी वाले जीन्स को ही ट्रांसफर करेंगे, स्पेशली कि जब हमारी मोटिव हो जाए कि हम केवल बी वाले जीन्स को ही एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो अब इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होगा? बैक्टीरियल सेल से अटैच होगा। अब इसमें पूरे प्रोसेस, इसका भी डायग्राम है। तो पहले कौन सा, अब कितने स्टेप आते हैं? 5 स्टेप आते हैं। कौन कौन सा? पहला आता है इन्फेक्शन स्टेज, ठीक है। दूसरा आता है इंजेक्शन स्टेज। तीसरा आता है पेनिट्रेशन स्टेज। चौथा आता है आपका क्या कहते हैं, मैच्योरेशन स्टेज। और पांचवा आता है इक्लिप्स और रिलीज स्टेज, है ना? तो ये पूछ लेता है कि सबसे पहले क्या आएगा, तो पहले अपने टेल से वो जब सेल वाल से जुड़ेगा तो क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। तो पहला स्टेज क्या होगा इसका? इन्फेक्शन। तो इसका डायग्राम लंबा है, 5:30 बजे आज नहीं हो पाएगा, कल इसको हम देखते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? थैंक यू।